हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डाइव टू लर्न के अंदर। मैं हरदेव सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टॉपिक दैट इज़ डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। सो अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डिडक्शंस विच गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये जो सारी डिडक्शन है आज हम इसके अंदर सारी कवर नहीं कर पाएंगे, हम कुछ डिडक्शन इसके अंदर करेंगे, बाकी के लिए हम नेक्स्ट जो पार्ट के अंदर देखेंगे। सो इस पार्ट के अंदर मैंने कोशिश की है कुछ डिडक्शन को कवर करने के लिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो हम वन बाय वन सभी डिडक्शन को समझेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कितनी लिमिट है और किस तरह से क्यों कोई डिडक्शन दी जा रही है। ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिडक्शंस के अंदर। तो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एज वेल एज़ इफ़ यू हैविंग एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फुल लेक्चर और फुल कोर्स ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स then you can contact on these numbers please. So let's start with the topic of deductions. First of all, deductions under income tax act meaning tax planning is an important part of financial plan. Whether you are salaried individual, professional, businessman or any company, you can save taxes to a certain extent through the proper tax planning. तो जैसे कि सभी को पता ही होगा कि हमारे देश में जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 96 एप्लीकेबल है एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एक्ट है इसके अंदर चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप किसी भी तरह का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको आपकी इनकम लिमिट के हिसाब से अगर वो टैक्सेबल स्लैब के अंदर आ रही है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स को सेव करने के लिए कुछ 2 नंबर के मेथड जैसे कि टैक्स अवॉइडेंस एज वेल एज़ कुछ टैक्स एविएशन भी करते हैं, टैक्स की चोरी भी करते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्स को कम कर रहे हैं। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो एक लीगल मेथड है। तो टैक्स प्लानिंग से टैक्स को कम किया जा सकता है। एंड हाउ यू कैन यूज़ दिस टैक्स प्लानिंग, द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अलाउज फॉर सर्टन टैक्स डिडक्शंस एंड टैक्स एग्जम्पशंस विच कैन बी क्लेम्ड टू सेव द टैक्स। तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस हैं, बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं फॉर सेव द टैक्स। तो ये एक तरह की टैक्स प्लानिंग है, ये एक ऑनेस्ट मेथड है टैक्स को सेव करने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकम टैक्स के अंदर दी हुई एग्जम्पशंस और डिडक्शन को यूज़ कर रहे हैं विद द ऑनेस्ट वे, वो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। और यू कैन सब्ट्रैक्ट द टैक्स रिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस इनकम एंड योर टैक्स इनकम गेट्स रिड्यूस टू सम एक्सटेंड और टू डैट एक्सटेंड। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जितनी आपने एग्जम्पशंस और डिडक्शन इस लॉ के अंदर दी हुई हैं, अगर उन एग्जम्पशन और डिडक्शन को आपने लेना है तो आप उस मेथड के साथ जो प्रोविज़न है उनको फॉलो करेंगे और अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर पाएंगे अप टू सम एक्सटेंट। तो इससे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी विद द ऑनेस्ट मेथड विदाउट द इवेजन ऑफ टैक्स। सो इसको बोला जाता है डिडक्शंस। सो दीज डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, जो ये डिडक्शंस और एग्जम्पशन है ये सारी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दे रखी है। हमने यही समझना है कि ये कौन कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशन है और कैसे इनको हम क्लेम कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो किसी भी इंडिविजुअल की या किसी कंपनी की जब भी इनकम निकलेगी, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, उसको निकालने से पहले हमारी ग्रोस टोटल इनकम निकलती है। उसी ग्रोस टोटल इनकम में से जो ये डिडक्शन दे रखी है इनको डिडक्ट किया जाता है, एग्जम्पशंस को डिडक्ट निकाल दिया जाता है, डिडक्शन को हटा दिया जाता है। फिर जो बचता है उसको हम बोल देते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। ऑन सच इनकम द टैक्स इज़ टू बी इम्पोज, इस इनकम्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। सो इसलिए इन डिडक्शंस का हमको बेनिफिट है कि इससे हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है बिकॉज दीज डिडक्शन आर डिडक्ट फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। तो आज हम वही वन बाय वन देखने जा रहे हैं। देखिए डिडक्शंस कौन कौन सी है। डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम, एक डिडक्शन है इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट्स एंड वन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम। देखिए पेमेंट के रिस्पेक्ट में जो डिडक्शन मिल रही है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C टिल सेक्शन 80GGC एंड डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम स्टार्ट फ्रॉम द 80IA एंड एंड एट 80U। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डिडक्शन, दैट इज़ डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट्स। तो यहाँ पर पहले मैं आपको मतलब समझा दूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट्स। तो इसका मतलब है अगर असेसी कोई भी पेमेंट दे रहा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर क्लेम द डिडक्शन, मतलब ये हुआ कि अगर असेसी ने कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि इस स्कीम के अंदर अगर आप पैसा लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी, तो उस डिडक्शन को बोला जाएगा डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ एक, वो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि जैसे गवर्नमेंट बोलती है अगर आप
लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे अपनी लाइफ की या अपने स्पाउस की लाइफ की इंश्योरेंस करवाएंगे और प्रीमियम पे करेंगे अपनी टैक्सेबल इनकम में से, तो आपको कुछ डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। तो ये होगी डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, मतलब आपने पेमेंट दी इसलिए अब आपको गवर्नमेंट डिडक्शन दे रही है, आपको सिर्फ उस पेमेंट का प्रूफ देना होगा कि एक्चुअल में आपने पेमेंट दी है, देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन। तो इस तरह से और बहुत सारी डिडक्शन है जो कवर्ड हो रही है अंडर द पेमेंट और रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80GGC, जो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कुछ डिडक्शंस को कवर करूंगा और बाकी जो बचेगी उनके लिए मैं नेक्स्ट ऑडियो आपको दूंगा, तो इसलिए इसके अंदर हम कुछ डिडक्शंस ही देखने जा रहे हैं। So deductions under chapter 6A in respect of the payment and the investment are allowed from section 80C to 80GGC। तो बोल रहा है कि जो डिडक्शंस है चैप्टर 6 के अंदर वो पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जो 80C से लेके 80GGC है। तो हम इनको 1 बाय 1 देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिडक्शन, दैट डिडक्शन कवर अंडर सेक्शन 80C। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, क्योंकि ये जो डिडक्शन है इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स आपको मिलेंगे और ये डिडक्शन में से UGC नेट के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिडक्शन ज़रूर देखने को मिलेगी, इसलिए 80C की डिडक्शन आपको अच्छे से याद करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 80C प्रोविज़न ऑफर फॉर इनकम टैक्स रिबेट सेवरल पेमेंट्स टू द फॉलोइंग असेसी। सो अगर सेक्शन 86 के अंदर आप कोई भी पेमेंट दे रहे हैं इसकी रिबेट लेने के लिए सेक्शन के अंदर, देन उनके लिए कौन कौन से असेसी हैं हु कैन क्लेम दिस डिडक्शन, हु कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एलिजिबल असेसीज आर एन इंडिविजुअल असेसी, एक सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, दैट इंडिविजुअल कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एंड सेकेंड वन, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली असेसी कैन ऑल्सो क्लेम दिस डिडक्शन। एंड आपको HUF के बारे में पता ही होगा कि HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि जिसके अंदर फैमिली की इन्वेस्टल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है फॉर द बिजनेस पर्पस, दैट HUF असेसी कैन ऑल्सो क्लेम दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एंड रेट ऑफ डिडक्शन, द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द वेरियस अप्रूव्ड सेविंग स्कीम और 1,50,000 पर एनम विच एवर इज़ लेस बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो इस सेक्शन के अंदर क्या रूल है कि आपने जितना पैसा इस तरह की कोई स्कीम के अंदर लगाया है जो 80C सेक्शन के अंडर हम कवर करेंगे उसके अंदर लगाया है, या फिर 1,50,000 दोनों में से जो लेस है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इस स्कीम के अंदर आपने किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर या इस स्कीम के अंदर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है 1 साल का, लिमिट कितनी है 1,50,000। तो अब आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, जो भी दोनों में से लेस होगी। अब 1 लाख कम है 1.5 लाख से, सो इट मीन्स यू कैन क्लेम द डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम अप टू ₹1 लाख विच एवर इज़ लेस। तो इस तरह से 80C सेक्शन की लिमिट्स है और इंडिविजुअल और HUF ही क्लेम कर पाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस आएंगी। 80C के अंदर डिडक्शन देख सकते हैं आप। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मीनटू से अगर आपने किसी कंपनी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है उसका प्रीमियम पे किया है। PPF दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ELSS एंड टैक्स सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ट्यूशन फीस एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, 5 ईयर बैंक पोस्टल FD दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 ईयर। होम लोन प्रिंसिपल, होम लोन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो आपने होम लोन लिया है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन 80C सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स, सो ऑल दीज इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड द बेनिफिट और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो इन सभी की लिमिट होगी 1,50,000 और जितना आपने 1 साल में इन्वेस्ट किया है विच एवर इज़ लेस। तो अब हम देख रहे हैं 1 बाय 1। फर्स्ट है हमारे पास जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सो एनी पेमेंट which can be claimed as a deduction by the assessee under this section under section 80C. Maximum limit is 1,50,000 but the only condition that the premium must be less than 10% of the sum assured। इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी होगी। एक तो ये है कि आपने प्रीमियम पे किया होगा लाइफ इंश्योरेंस के लिए, मतलब अपनी लाइफ की इंश्योरेंस लेने के लिए, और जो प्रीमियम है वो हस्बैंड भी पे कर सकता है वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है, जो चिल्ड्रंस है उसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए, तो इस केस में डिडक्शन मिलेगी। और जो पेमेंट हो रही है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम हो रही है बाय द असेसी। एंड डिडक्शन कितनी मिलेगी, याद रखने वाली बात होगी, सम इंश्योर्ड जो है, जो प्रीमियम आप दे रहे हैं वो सम इंश्योर्ड के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
सम इंश्योर्ड का मतलब होता है जो टोटल अमाउंट आपने पॉलिसी के अंदर डिपॉजिट करना है, जितने भी साल का पीरियड होगा पॉलिसी का। सपोज़ 5 साल की पॉलिसी मिली है आपको, 5 साल के अंदर टोटल सम इंश्योर्ड बन रहा है 5 लाख, तो उसका 10% बनेगा 50,000। अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट मोर देन 50,000। अगर 50,000 से ज़्यादा होगी अमाउंट ऑफ प्रीमियम देन यू कैन नॉट क्लेम द रिडक्शन। उसके 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सम इंश्योर्ड के। नेक्स्ट वन इज़ PPF, दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। Any contribution made in the PPF are eligible for tax reduction under section 80C also, but PPF account have a maximum deposit limit 1,50,000 per year। साल की 1,50,000 से ज़्यादा आप इसके अंदर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स अगर आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी भी तो 1,50,000 ही मिलेगी, क्योंकि एक तो लिमिट भी 1,50,000 की है, दूसरा आप 1,50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करवा पाएंगे इस अकाउंट के अंदर। सो दैट्स वाई यू कैन क्लेम द रिडक्शन अप टू ₹1,50,000। नेक्स्ट वन इज़ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। Investment made by the SECI in the equity linked saving scheme qualify for deduction under section 80C, but equity linked saving scheme is that they have mandatory lock-in period of 3 years from the date of investment। ये कंडीशन है इसके अंदर, क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का ये रूल है कि इसके अंदर कम से कम आपको 3 साल के लिए पैसे को लॉक करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000, नॉट मोर देन दैट एनुअली, क्योंकि ये लिमिट है। तो 3 साल इसका लॉकिंग पीरियड होगा। नेक्स्ट वन इज़ 5 year बैंक डिपॉजिट। 5 year बैंक डिपॉजिट मीन टू से लाइक FD। मोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफर टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट where the deductions can be claimed under section 80C of Income Tax Act 1961, but the condition associated with tax saver fixed deposit is that they come with the lock-in period of 5 year। तो कंडीशन क्या है कि FD कम से कम 5 साल के लिए होनी चाहिए, फिर मिलेगी आपको डिडक्शन। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको नोट करवा दूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना कि 5 साल कम से कम 5 साल वाली FD लेनी होगी। अगर FD को बीच में ही कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है, तो उस केस के अंदर आप डिडक्शन तो ले पाएंगे, लेकिन 5 साल की कंडीशन पूरी करनी होगी। 5 साल के बाद अगर खोलते हैं फिर मिलेगी। हाँ, इसके ऊपर आपको जो इनकम मिलती है FD के ऊपर एज आ इंटरेस्ट, वो ध्यान में रखना होगा। अगर इंटरेस्ट की लिमिट जो है वो जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से, जैसे कि 10,000 की लिमिट चल रही है, अगर 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल का, तो आपसे TDS लिया जाएगा, जो भी बनता होगा एज़ पर रेट। TDS ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा इन केस ऑफ 5 year FD। नेक्स्ट वन इज़ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो जैसे कि आपको मालूम है, स्टैम्प ड्यूटी आप जब आप कोई लैंड वगैरह ख़रीद देते हैं तो उस केस में एक स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हो जाती है वो लैंड टैक्स। While buying a property, one of the largest expense you will have to bear is a stamp duty and a registration charges। एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी, ये दोनों का एक बड़ा एक्सपेंस बन जाता है। सो टू गिव द टैक्स पेयर सम रिलीफ, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूड दीज एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसलिए इनकम टैक्स बोल देता है कि जो आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर ये कैलकुलेट होकर काफ़ी अमाउंट बन जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट इस अमाउंट को प्रोवाइड करती है एज अ बेनिफिट, एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू द असेसी। तो असेसी इसको क्लेम कर पाएगा एज अ डिडक्शन। नेक्स्ट वन इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। To encourage the taxpayers to park their money in the national saving scheme, the government has allowed tax reduction to be claimed under section 80C on the investment made in it। So interest earned on the national saving certificates are liable to tax, same as FD। जैसे हमने FD के अंदर देखा है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी 5 साल वाले के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस केस में इंटरेस्ट जो होगा उसके ऊपर आपको TDS देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सेम इन द केस ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, यू कैन क्लेम द डिडक्शन। अगर कोई पैसा आपने NSC के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको डिडक्शन मिलती है 80C के अंडर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। द अमाउंट गोज इन टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होम लोन भी ऑल्सो भी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 80C। तो याद रखना होगा, अगर आपने घर बनाने के लिए कोई लोन लिया है, अब जो कंडीशन इसमें याद कर लेना, आप नोट कर लेना। पहली बात है, जो लोन लिया जा रहा है वो घर बनाने के लिए हो, ये ना हो कि आप होम लोन लेके
उसको आप यूज़ कर रहे हैं किसी अन्य अदर पर्पज़ के लिए, तो उस केस में डिडक्शन कैंसिल हो जाएगी, नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि जो आपने लोन लिया है वो आपने किसी रजिस्टर्ड या कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक से लिया हो। और थर्ड कंडीशन ये याद रखनी होगी आपने कि जो आप होम लोन ले रहे हैं उसकी रीपेमेंट जब आप कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रिंसिपल भी ऐड होगा प्लस बैंक का इंटरेस्ट भी ऐड होगा। आपको इंटरेस्ट अमाउंट को हटा देना है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 साल के अंदर गई है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर गई है, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप उतनी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को ही क्लेम कर पाएंगे एज आ डिडक्शन। इंटरेस्ट विल नॉट अलाउड एज आ डिडक्शन इन द केस ऑफ होम लोन अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट के लिए अलग से सेक्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डिडक्शन आ गई है सेक्शन 80CCC की। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अगर कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट की गई है पेंशन फंड्स के अंदर, देन असेसी कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल फॉर एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिट इन एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर। सो डिडक्शन मिल रही है इंडिविजुअल को, सिर्फ याद रखना होगा ये डिडक्शन HUF को नहीं दी जाएगी, सिर्फ इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी ये। तो जैसे कि इसमें हमने एक टर्म देखी है कंट्रीब्यूशन इन एनी पेंशन फंड्स। सो डिपॉजिट इन एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी इंश्योरर्स, द प्लान मस्ट बी रिसीविंग अ पेंशन फ्रॉम द फंड रेफर टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA(b). So according to this, under section 80 section CCC, assessee can claim the reduction, but only individual assessee can claim the reduction. HUF cannot claim the reduction under this section, but condition is that the amount must be invested in the pension fund or contribute in the pension fund, then assessee can claim the reduction. And pension received from the annuity or amount received upon surrender of annuity. तो ये भी याद रखना होगा आपको कि जो अमाउंट है पेंशन की वो रिसीव हो रही है एन्युटी से। एन्युटी का मतलब होता है एनुअल बेसिस, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और बोनस एक्रूड ऑन द एन्युटी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो जो भी इसके ऊपर बोनस मिलेगा पेंशन फंड के ऊपर भी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, उसके ऊपर TDS लगेगा। एंड HUF कैन नॉट क्लेम दिस टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CCC। सो इसका मतलब ये हुआ कि 80CCC सेक्शन ओनली बी क्लेम्ड बाय द इंडिविजुअल असेसी। HUF assessees कैन नॉट क्लेम दिस डिडक्शन। एंड मोर ओवर इसके अंदर याद रखना होगा कि अमाउंट इन्वेस्ट की जानी चाहिए इन द पेंशन फंड्स, एंड जो आप पेंशन फंड्स के अंदर अमाउंट दे रहे हैं ये एन्युटी बेसिस के ऊपर रिसीव होगी, तब आप डिडक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन 80CCD। दिस वन इज़ नेक्स्ट सेक्शन, एंड यू कैन क्लेम और assessee कैन क्लेम दिस डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन व्हेन एनी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड्स। तो अगर कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिलेगी, अगर कोई कंट्रीब्यूशन की जा रही है पेंशन फंड्स के अंदर विच इज़ अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर आपको याद रखना होगा पेंशन फंड जो है वो अप्रूव्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन डिडक्शन गिवन अंडर सेक्शन 80CCD। मैं दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ आपको। 80CCC के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है पेंशन फंड के अंदर। 80CCD के अंदर डिडक्शन मिल देती है जब पेंशन कंट्रीब्यूशन हो रही है। पेंशन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो पेंशन कंट्रीब्यूट की जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पेंशन फंड के अंदर दी जा रही है, मतलब जो पेंशन फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, तो उस केस में डिडक्शन मिलेगी। सो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितना है पहले ये देखते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन अवेल इज़ 10% ऑफ सैलरी। जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ 10% रिडक्शन मिलेगी इन द केस ऑफ टैक्स पेयर इज़ एन एम्प्लॉई, जो टैक्स पेयर भी एम्प्लॉई है, और 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम इन द केस ऑफ टैक्स पेयर इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा उसके केस के अंदर, या बिजनेसमैन होगा उसके केस के अंदर ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगी, जो सैलरीड एम्प्लॉयड होगा उसके केस के अंदर टोटल सैलरी निकल के आएगी। सो अगर सैलरी पर्सन है तो उस केस के अंदर 10% से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी डिडक्शन, सैलरी के 10% से ज़्यादा। अगर कोई दूसरा पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन, उस केस में 20% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल पाएगी अगर इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ₹1,50,000 विच एवर इज़ लेस आउट ऑफ दीज टू। सो इट मीन्स 10% इन द केस ऑफ 10% इन द केस ऑफ सैलरीड पर्सन, 20% इन द केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और 1,50,000 विच एवर इज़ लेस बी अलाउड एज आ डिडक्शन। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड वॉज 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। सो 10% मैक्सिमम होगी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। सो इस तरह से ये डिडक्शन मिलेगी
अगर आप कोई पेंशन फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर, तो 80cc-D के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट वन इज़ डिडक्शन ऑन सेक्शन 80D इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो टैक्स डिडक्शन बेस्ड ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सो देखिए 80D सेक्शन डील कर रहा है, अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली जा रही है तो उसके साथ जो डिडक्शन मिलेगी वो 80D के अंदर मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर असेसी ने अपनी हेल्थ या अपनी फैमिली, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस ले रखी है और अपनी टैक्सेबल इनकम में से पेमेंट दे रहे हैं, तो वो डिडक्शन ले पाएंगे अंडर सेक्शन 80D एज अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। So assessee are allowed to claim a deduction up to 25,000 पर बजटरी ईयर। पर बजटरी ईयर का मतलब हो जाता है पर एनम। फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वो 1 साल के अंदर दे रहा है। हो सकता है कि उसने जो प्रीमियम देना है वो साल के बाद, मतलब एक साल के बाद देना है, या हो सकता है 1 साल में 3 बार दे रहा है। तो मतलब जितना 1 साल के अंदर गया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको रिडक्शन मिलेगी। एंड प्रीमियम शुड बी फॉर यू, योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। प्रीमियम उसका अपनी लाइफ, अपनी मेडिकल के लिए भी हो सकता है, अपनी हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एज वेल एज़ अपनी वाइफ या बच्चों की हेल्थ के लिए भी हो सकता है। लेकिन चिल्ड्रंस मीन टू से ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रंस आर हेयर, नॉन डिपेंडेंट चिल्ड्रंस आर नॉट कवर्ड अंडर दिस claim. So deduction on section 80D income tax act based on health insurance premium paid, you are allowed the deduction 25,000 according to the installment, and for senior citizen the amount of deduction भी 30,000। तो सीनियर सिटीजन के लिए आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर प्लीज़ नोट नहीं, आप नोट कर लीजिए। जो सीनियर सिटीज़न होगा उसके लिए 30,000 गवर्नमेंट ने लिमिट रखी हुई है 80D सेक्शन में डिडक्शन के लिए फॉर द सीनियर सिटीज़न ओनली। तो ये था हमारा सारा